गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे कि हम ये पढ़ भी चुके थे कि आग्नेय जो चट्टान है वो किस तरीके से बनती है। ये ताप के कारण पिघले हुए लावा से बनती है जो ठंडा हो जाता है और वो बाद में नीचे इकट्ठा होता है पृथ्वी की सतह से, उससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। हम यहाँ आग्नेय चट्टानों के टाइप्स पढ़ रहे हैं कि आग्नेय चट्टानें जो होती है वो उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि मैं हम चार्ट में पढ़ भी चुके हैं कि आग्नेय चट्टानें दो तरीके से डिवाइड की गई हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। सो यहाँ पर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। नाउ द फर्स्ट इज आंतरिक आग्नेय चट्टान, सेकंड है बाह्य आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी के उद्गार का जो लावा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप लेता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आग्नेय चट्टान बनती ही लावे के ठंडे होने से। सो अंदर ही ठंडा होने लगता है, चट्टान के रूप में बदलता है, लावा अंदर ही ठंडा होकर चट्टान के रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए चूँकि ये अंदर हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आंतरिक, तभी ये क्या कहला रहा है, आंतरिक कहला रहा है। तो उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये चट्टान धीरे धीरे ठंडी होकर क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेती है। और एग्जाम्पल्स है इसके कुछ, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट, सियनाइट। ना अगर हम बाह्य की बात करें तो जैसे कि बाह्य नाम ही बाहर की बात कर रहा है, तो ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लावा सतह के बाहर आ जाता है और वहाँ ठंडा होकर शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप धारण करता है। तो उससे जो चट्टानें निर्मित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। एग्जाम्पल है आपका बेसाल्ट और रायोलाइट। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह से डिवाइड किया गया, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। तो सेकंड जो टाइम यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट तो आपका ये था और सेकंड आपके ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर। आग्नेय चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया ना। तो फर्स्ट हम जैसे कि बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टानों के अंदर रासायनिक संगठन के आधार पर। फर्स्ट है अम्लीय आग्नेय चट्टानें, सिलिका की मात्रा 65 से 85। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक यानी कि 55 से 65%, ठीक है। एग्जाम्पल्स है आपका एंडीसाइट, डायोराइट एंड सियनाइट। इसमें सिलिका की मात्रा 55 टू 65। अगर हम आप ये एक चीज़ कॉमन देखें तो एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि यानी कि भास्मिक से अम्लीय की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप देखें 45 से 55 हमने 55 पे छोड़ा है, तो 55 65 हमने माध्यमिक में पकड़ा है, 65 से हमने वापस से अम्लीय में पकड़ा है, 65 से 85। तो एक तरह की ट्रिक हो सकती है आप ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह की जो लास्ट आपके नंबर आ रहा है वो अगले वाले में स्टार्टिंग नंबर है। सो 45 से 55, 55 65, फिर 65 से 85। सो भास्मिक की बात करें, क्षारीय अग्नि चट्टानों की बात करें तो इनमें सिलिका की मात्रा 45 से 55 तक पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है बेसाल्ट और लाइमस्टोन। आग्नेय चट्टानों की विशेषता क्या होती है, इनमें परतों का अभाव होता है, क्रिस्टलीय होती हैं, परंतु क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनमें गोलकणों का तो अभाव होता है, परंतु अपक्षय के दौरान टूटने से गोलकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चट्टानें सघन, अति कठोर एवं संगठित होती हैं। मुख्य आग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आपके बताया गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट। सो ग्रेनाइट कठोर होता है, क्रिस्टलीय होता है, मोटे दानेदार वाली, अम्लीय व संकुचित होती है। रंग इनका हल्का, दानेदार और चमकदार होता है। ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, जैसे कि हम पढ़ के भी आ चुके हैं, तीन तरह की आपकी प्रवृत्ति थी। ये फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, सैंडब्लेड एवं ऑर्थोक्लेज चट्टानों से बनती है, जैसे कि हमने ग्रेनाइट के बारे में पढ़ा भी था। सुनाओ बेसाल्ट, सूक्ष्म क्रिस्टलीय, आमतौर पर इसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा या काला, कुछ हरे भूरे एवं नीले रंग की भी पाई जाती है। बेसाल्ट कठोर तथा दानेदार होती है और ये भास्मिक प्रवृत्ति की होती है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। सो यहाँ पर आपके आग्नेय चट्टानें कंप्लीट होती हैं। अब आपके जैसे कि हमने तीन चट्टानें पढ़ी थी, अवसादी या परतदार, और साथ में मैं चार्ट को आपको वापस से क्लियर कर दूँ कि हमने चट्टानें पढ़ी थी, फर्स्ट आग्नेय, सेकंड अवसादी और रूपांतरित। तो हम सेकंड वाली को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हेयर अवसादी या परतदार चट्टानें। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप जो प्राप्त सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप, देखिए हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में पहले पढ़ चुका है कि ये बाकी चट्टानों की जन्मदात्री होती हैं। जन्मदात्री यानी उनको जन्म देती है, यानी कि जो बाकी चट्टानें बन रही है वो इन्हीं के थ्रू बन रही है। तो ये बता रहे हैं कि जब इनका अपक्षय होता है आग्नेय चट्टानों का, तो इससे जो प्राप्त सामग्री होती है जो तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से, मतलब उनकी तलछट है उसको ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रही है, जमा हो रही है, और उनके जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण जल और वायु द्वारा होता है, क्योंकि यही उसका अपक्षय करेंगे। भाई जल तोड़ेगा, वायु तोड़ेगी, अपक्षय करेंगे, तभी तो ये इनके थ्रू बनेगी। तो दैट्स वाई इन्हें क्या कहते हैं, जलज चट्टानें भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपका सैंडस्टोन है, शैल है, डोलोमाइट है, चूना पत्थर है। नाउ अवसादी या परतदार चट्टानों की विशेषता क्या होती है, भाई नाम से पता चल रहा है, परतों के रूप में पाई जाती है।
पौधे जीव जंतु के अवशेष मूल रूप में पाए जाते हैं, कठोर होते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की तरफ परत में बड़े कण और नीचे की परतों में पाए जाते हैं। ऊपर की परत में बड़े कण, नीचे की परतों में पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण कहाँ पर हैं? ऊपर की परत में। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में और बड़े कण कहाँ हैं? नीचे की परतों में पाए जाते हैं। अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये छिद्रदार एवं कैसी होती है? कोमल होती है। मुख्य अवसादी चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर आपके चूना पत्थर और बालू पत्थर। ये चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा पौधों से बनती है। खनिजों के मिश्रित होने के कारण रंग सफ़ेद से लेकर भूरे और दूसरे रंग तक चला जाता है, काले रंगों में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है, CaCO3 की मात्रा 40 से 98% तक होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना आपके सीप, घोंगा, मूंगा इनसे बन रही है। इसलिए नमक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देती हैं? CO2 देती हैं। नेक्स्ट है आपका बालू पत्थर। यह पत्थर बालू से बनता है। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण और सिलिका, लोहा ऑक्साइड और चूने से संयोजित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सतह खुरदरी, रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर और लाल में मिलता है। चट्टानें स्तर के रूप में होती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकी मोटाई सेंटीमीटर से मीटरों तक पाई जाती है। नाउ चट्टानों में हमारी थर्ड चट्टान जो आ रही है वो आ रही है आपकी रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के उपरांत, मतलब आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। चट्टानों में ये परिवर्तन जल, दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण हुआ है। मतलब ये तीनों चीज़ें क्या कर रही हैं? उसमें चेंजेस ला रही हैं, ठीक है। इस कारण इन्हें जलीय, तापीय एवं दाब रूपांतरण भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल है आपका स्लेट और संगमरमर और शिस्ट। रूपांतरित चट्टानें दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आ गया आपका शल्कित, सेकंड आ गया आपका अशल्कित। इसके अंतर्गत खनिज प्लेटनुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं, मतलब किस तरह? पैरेलल फॉर्म में। ये दानेदार होती हैं, शल्कित चट्टानें कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट। हम बात करते हैं अशल्कित चट्टानों की। इसमें पाए जाने वाले सभी खनिजों के अवयव प्राय समान विमाओं में होते हैं, सेम मेजरमेंट में चल रहे हैं। इनमें डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्ट्ज अत्यंत कठोर और संगमरमर और मध्यम कठोर अशल्कित चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों की अगर हम विशेषताओं की बात करें, चट्टानें प्राय अत्यंत कठोर होती हैं एवं आग्नेय चट्टानों की भांति कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं। ये शल्कित व अशल्कित दोनों प्रकार की होती हैं। और ये चट्टानें कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय भी होती हैं। मुख्य जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनमें हम बात करते हैं। दाब, ताप प्रभाव के कारण उनके रूपांतरण उनसे किसका निर्माण हो रहा है? शिस्ट का निर्माण होता है। जैसे आपके फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज के ऊपर माइका की परत। ये दानेदार चट्टानें होती हैं क्योंकि इनके कण कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। और चट्टानों को तोड़ने के बाद इनके स्तर अलग अलग हो जाते हैं। इनको पतली होने के कारण ही विभेदित करना, अलग अलग करना काफ़ी कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, ठीक है। संगमरमर, संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। इसका प्रमुख खनिज कैल्साइट है। CaCO3 शुद्ध कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल कैसा होता है? सफ़ेद होता है। दूसरे खनिजों के से कुछ रंग भी विकसित हो जाते हैं। और राजस्थान के नागौर जिले में मकराना तथा किशनगढ़ का संगमरमर बहुत उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान का नाम लिखिए। शिस्ट की उत्पत्ति कैसे होती है? आग्नेय चट्टान के कोई दो उदाहरण। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? हमने आग्नेय चट्टान का उदाहरण। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर जो हमने अभी पढ़े हैं, सारे टॉपिक्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं, फाइंड आउट कीजिएगा एज ए प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपके आ रहा है, चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। और खनिज पदार्थ समांग अकार्बनिक पदार्थ रासायनिक संगठन निश्चित आकृति या रूप में होता है। चट्टानों के विघटन से किसका निर्माण हो रहा है? खनिजों का निर्माण हो रहा है। और ये जो खनिज पदार्थ हैं समांग अकार्बनिक पदार्थ रासायनिक संगठन और निश्चित आकृति के रूप में होता है। संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? वो खनिज। हियर द डेफिनेशन ऑफ खनिज, मतलब जो ऐसे कंपोजिशन है जिनका और वो रासायनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। इनके गुण भी होते हैं। खनिज है तो उनके गुण होंगे, भाई रंगीन होते हैं, नीले, हरे, पीले। चमक होती है, धात्विक चमक भी होती है और अधात्विक चमक भी होती है। एग्जाम्पल है आपका कॉपर, गोल्ड, डायमंड, कांच। आकार भी इनका स्पेशल होता है, अपना अलग आकार होता है, जिसे रवा कहते हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी ऊपर आया था रवा। नाउ चतुष्कोणीय, ट्राइमेट्रिक,
मोनोक्लिनिक, षटभुजाकार शेप से इनकी। सो खनिज पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे डायमंड। कुछ खनिज पदार्थ पूर्ण पारदर्शी या अल्पपारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी भी होते हैं। कुछ खनिज अधिक भारी, कुछ मध्यम भार, कुछ हल्के होते हैं। खनिजों के भार को आपेक्षिक घनत्व से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आपके आ रहा है खनिजों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।